की शुरुआत होती है और सॉन्ग रुचु कहती है, मैंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत किया है। मैंने ये सक्सेस बहुत ही मेहनत से कमाया है। एक समय पर मुझे सच्चा प्यार हुआ था। और फ्लैशबैक में इसके हस्बैंड के साथ रोमांस करता हुआ सीन देखते हैं। ये अपने हस्बैंड से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन तभी एक दिन 1988 में सॉन्ग रुचु को सभी लोग कहते हैं कि इस लड़की को छोड़ दो, क्या तुम पागल हो गई हो, इसे मार डालोगी। यहाँ रुचु का हस्बैंड कहता है, शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें जेल के सलाखों की हवा खानी पड़ेगी। तुमने जिस लड़की के गले पर चाकू लगाया है वो जनरल मैनेजर की डॉटर है। रुचु कहती है, तुमने तो ऐसे ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और तभी एक दिन का सीन देखते हैं कि ये इन दोनों को रोमांस करता हुआ देख लेती है। यहाँ ये लड़की मानली कहती है, मुझे जाने दो चोर कहीं की। रुचु कहती है, चोर मैं नहीं बल्कि तू है। यहाँ हस्बैंड कहता है, ठीक है, तुम्हें जो भी लगता है हम बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन किसी को मारना कोई सोल्यूशन नहीं होता। यहाँ रुचु बताती है कि तू अपनी माँ और इस लड़की के साथ मिलकर मेरे हार्डवर्क को बर्बाद करने की कोशिश किया, मुझे चोर बनाने की कोशिश किया, और तो अपनी माँ और इस लड़की के साथ मिलकर मेरी बेटी की कस्टडी भी मुझसे छीन लिया। मुझे अब जीने का कोई शौक नहीं है, चलो सब लोग यहाँ पर साथ में मर जाते हैं। रुचु मानवी को मारने ही वाली होती है। तभी एक आदमी आकर इन्हें रोकता है। यह आदमी कहता है कि ऐसे लोगों के लिए तुम बहुत ही बड़ा क्राइम कर रही हो, अपने साथ साथ अपनी बेटी का फ्यूचर भी बर्बाद कर रही हो। वेल दोस्तों, चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को जरूर लाइक करना। और तभी मानली रुचि को धक्का देकर यहाँ से भागती है, लेकिन यह आदमी रुचि को गिरने से पहले कैच कर लेता है। रुचि गोद से उतरते ही उसे थप्पड़ मारती है। यहाँ रुचि का हस्बैंड कहता है कि तुम तो बहुत ही घटिया इंसान हो, मुझे चुप कराने के लिए तुम मुझे और इसे मारने की भी कोशिश की। यहाँ ये आदमी रुचि के हाथों से हथियार ले लेता है। और तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इस आदमी के हाथों में चाकू होता है और रुचि उसे छीनती है और बताती है, मेरा नाम रुचु है, तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही गलत है, और उसके हाथों में चॉकलेट देती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कॉलेज टाइम में कुछ लड़के मिलकर इस आदमी को बुली करते हैं। बेचारा इतना ज्यादा तंग आ जाता है इन लड़कों से कि एक दिन उन्हें मारने का डिसाइड करता है और चाकू लेकर उनके पीछे दौड़ता है। तभी रुचु आती है, उसके हाथों से चाकू को छीनती है, उसे ये क्राइम करने के लिए मना करती है और समझाते हुए चॉकलेट देती है। यहाँ रुचु का हस्बैंड सवाल करता है कि तू कौन है, तो ये अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मिस्टर चेन हुआन है और मुझे भेजा गया है इस डिपार्टमेंट के ऊपर टेक ओवर करने के लिए, और मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। सिल्क के गोदाम की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास और हेड ऑफ द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास है, तो किसी को फ्रेम करना बंद करो। मिस्टर जैंग कहते हैं, मैं मानता हूँ कि चाबी मेरे पास है, लेकिन ये लड़की मेरी बीवी है, क्या पता इसने मुझसे चाबी चुरा ली हो। रुचु कहती है कि उस दिन मेरे अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ था और मैं उस दिन हॉस्पिटल में थी, तो मैं वो चाबी कैसे चुरा सकती हूँ। दूसरी लड़की कहती है, तुम्हारे पास हॉस्पिटल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो तुम ये बात कैसे कह सकती हो कि तुम एडमिट थी। मिस्टर चैन कहते हैं कि मेरे पास है सबूत। और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं रुचु की छोटी बेटी रो रही होती है, अपनी मॉम को उठा रही होती है। नर्स कहती है, रो मत, तुम्हारी मम्मी का सर्जरी हो गया है और अब वो ठीक हो जाएंगी। और तभी दूसरे स्टेज पर मिस्टर चैन भी एडमिट होते हैं। यहाँ मिस्टर जैंग कहते हैं, क्या पता तुम भी झूठ बोल रहे हो। मिस्टर चैन कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, टाइम के साथ साथ सभी की सच्चाई सामने आ जाएगी। मिस्टर चैन कहते हैं कि मेरा ये एडवाइस है या तो फिर वार्निंग है कि तुम रुचु और उसकी बेटी से दूर रहोगे, अदरवाइज तुम्हारे खिलाफ मैं स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता हूँ। तभी यहाँ पर मिस्टर बॉस आते हैं, रेड स्टार के पुराने बॉस। यहाँ बॉस का कहना होता है, मैंने ताले को चेक करवाया है, किसी ने इस ताले को प्रॉपर्ली तोड़ा है, यानी कि चाबी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जरूर ये किसी बाहरी आदमी का काम है, तो हमें कंपनी में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना बंद करना चाहिए। और मिस्टर जैंग कहते हैं, हाँ पक्का, ये किसी आउटसाइडर का काम होगा। मिस्टर चेन कहते हैं कि अगर आपका कहना है कि ये काम किसी आउटसाइडर का है तो ठीक है, मैं सिक्योरिटी का और भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। और वो रुचु से कहता है कि तुम्हारे डिवोर्स के प्रोसेस में मैं पूरा हेल्प करूंगा, तुम्हारा हस्बैंड या उसकी रखेल तुम्हें परेशान करने की कोशिश करती है तो तुम मेरे पास आना। दूसरी तरफ ये डिवोर्स पेपर पर साइन कर रही होती है और इसकी सासू माँ इसे गालियां दे रही होती है कि जब से तू हमारे घर में आई है सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करा रही है, अब तेरा डिवोर्स हो गया है, मैं इस घर में मानवी को लेकर आऊंगी। पूरी फैमिली मिलकर इसे और इसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देती है। और तभी बारिश होने लगती है। ये अपनी बेटी को शांत कराती है, कहती है, बेटा एक दिन सब कुछ मैं ठीक कर दूंगी। और तभी मिस्टर चैन यहाँ छाता लेकर आते हैं। यहाँ सॉन्ग मनी मन में सोचती है कि शायद इस बरसात के बाद मेरी जिंदगी में नई किरण की उम्मीद है। मिस्टर चैन इसे घर लेकर आते हैं और उसके बालों को सुखाते हैं। ये सवाल करती है, मिस्टर चैन क्या आपको कहीं चोट लगी है, आप उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट क्यों थे। तो ये बताता है, मुझे चाकू लग गया था। तो ये हैरान हो जाती है। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, नर्स पूछती है, आपको कहाँ चोट लगी है। तो ये छोटा सा चोट दिखाता है और नर्स कहती है, बस इतना ही। लेकिन इतने में ही ये बेहोश हो जाता है क्योंकि इसे ब्लड से डर लगता है। ये सुनकर ये हंसने लगती है कि छोटी सी खरोच से बेहोश हो गए।
वेल मिस्टर चैन कहते हैं कि बहुत ही तेज बारिश हो रही है, तुम अपनी बेटी के साथ यहीं रुक जाओ। ये कहती है नहीं नहीं, हम लोग आज सोफे पर सो जाते हैं और कल यहाँ से निकल जाएंगे। मिस्टर चैन कहते हैं मुझे पर्सनल डिपार्टमेंट से सुनने में आया है कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। ये कहती है नहीं नहीं, मेरे दोस्त हैं, मैं वहाँ जाऊंगी। मिस्टर चैन कहते हैं अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो किसी ने तुम्हारा स्टैंड क्यों नहीं लिया जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा था। रुचि कहती है हाँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, तुम अपने काम से काम मतलब रखो और मुझसे दूर रहो, मैं अपना देख लूंगी। लेकिन तभी मिस्टर चैन कहते हैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हैरान हो जाती है और सवाल करती है क्या बोल रहे हो। तो ये बताता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। जब से मैं चाइना से वापस आया हूँ ब्लाइंड डेट कर करके मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, जल्द से जल्द शादी। रुचि मन मन में सोचती है ये बिल्कुल सही कह रहा है, ना तो मेरा कोई परिवार है ना ही कोई मेरा दोस्त है, और तो और मेरे साथ एक छोटी सी बेटी भी है, मुझे घर की भी जरूरत है। शादी के लिए मान जाती है लेकिन कहती है मेरे कुछ कंडीशंस हैं। इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि एक टाइम के बाद ये दोनों लोग अलग हो जाएंगे। लड़की कहती है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी ट्रू लव मिले तो तुम मुझे छोड़ सकते हो, मेरे वजह से बोझ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अगले दिन ये कहती है क्या सिस्टर ली तुम्हारे घर के बगल में ही रहती हैं। मिस्टर चैन कहते हैं मैं भी अभी यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। ये कहती है तो फिर तुम पहले जाओ क्योंकि वो दरवाजे पर है, मैं बाद में आती हूँ। ये कहता है नहीं नहीं, पहले तुम जाओ फिर मैं बाद में आता हूँ, और ऐसा कहकर इसे बाहर भेजता है। सिस्टर ली कहती है रुचि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रुचि कहती है कि मेरी एक बहुत ही पुरानी दोस्त यहाँ रहती है तो मैं यहाँ रुकी हुई थी। सिस्टरली कहती है कौन पुरानी दोस्त। वो बिना जवाब दिए यहाँ से भाग जाती है। अगले दिन यहाँ शॉप में भी सभी लोग आपस में बात करते हैं कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज क्यों है, इनका रिश्ता क्या है। मिस्टर चैन कहते हैं कि देखो हम दोनों का बैच बदल गया है, जल्दी से चेंज कर लो। जल्दी से ये दोनों चेंज करते हैं। रुचि कहती है कहीं किसी को पता न चल जाए, कहीं किसी ने ध्यान न दिया हो। रुचि कहती है तुम्हें याद रखना होगा कि हम दोनों कंपनी में एकदम अनजान हैं, तो मेरे पीछे पीछे बिल्कुल भी मत आना। ये सब देखकर मिस्टर चैन तो हंसते हैं। नेक्स्ट सीन में रुचि मिस्टर चैन को देखकर एम्बैरेसमेंट की वजह से पर्दे के पीछे छुप जाती है, लेकिन उसके पैर दिख रहे होते हैं और मिस्टर चैन यहाँ उसके एकदम करीब आकर खड़े हो जाते हैं और वो शर्माते हुए भागती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों लोग घर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ मानली की आवाज आती है कि अब मैं तुम्हारी माँ के लिए रंगीन टीवी कहाँ से लाऊं, उसी में काम चलाओ। मिस्टर चैन रुचि को लेकर पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और कहते हैं कि आज तुम मुझे अवॉइड करने की बहुत कोशिश कर रही थी। अगले दिन एक कस्टमर आती है और कहती है ये कपड़ा तुमने बनाया है ना, देखो इसके डिजाइन बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे। रुचि कहती है कि ड्रेस को अल्टरनेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। कस्टमर कहती है मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकती। तभी ये कस्टमर कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे सुई चुभाई, और ऐसा कहकर उसके मुंह पर पानी फेंकती है। रुचि कहती है ये सुई देखो, इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ और सारे क्लाइंट के साथ में हैंडल करती हूँ, कभी किसी को मैंने हर्ट नहीं किया, और अगर तुम्हें इस सुई से चोट लगी है तो जरूर तुम्हें तो घाव हुआ होगा, दिखाओ कहाँ चोट लगी है। यहाँ दूसरी वर्कर कहती है कि मैडम आप फालतू का यहाँ पर झगड़ा कर रही हैं, ये जो सुई है ये राउंड है, ये स्किन के अंदर नहीं जा सकती। ये लड़की कहती है कि मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करना, मैं मिस्टर चैन हुआन को डेट कर रही हूँ, तुम्हारी जैसी तलाकशुदा औरत। चलिए मुझे समझाने के लिए। वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है कि तभी मिस्टर चैन यहाँ आ जाते हैं। मिस्टर चैन कहते हैं कि मैं आपसे सिर्फ एक ही दफा मिला हूँ और आपके फादर की वजह से मिला हूँ, मैंने क्लियरली आपके साथ शादी रिजेक्ट कर दिया था, तो प्लीज हम दोनों के बारे में ऐसी अफवाहें ना उड़ाएं। मिस्टर चैन कहते हैं सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लड़की अब मेरी रजिस्टर्ड वाइफ है, और सभी के सामने वो उसे किस करता है, और अगर किसी ने हिम्मत की इसे परेशान करने की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। वो लड़की यहाँ से जाने लगती है। रुचि उसे रोकती है और उसके मुंह पर पानी फेंकती है और कहती है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर चैन पार्टी रखते हैं, लेकिन इस पार्टी में रुचि का एक्स हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड आती है। मिस्टर चैन कहते हैं हमने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया, तो ये लड़की कहती है हम यहाँ नहीं आना चाहते थे, हमारे डैड ने हमें फोर्स किया यहाँ आने के लिए। एक्स हस्बैंड कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आया हूँ, ये वही सैंडल है जब तुमने शादी के टाइम पर मेरे साथ पहना था। सभी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये तो सेकंड मैरिज है, सेकंड मैरिज में औरतें बहुत ही खराब होती हैं, पुरानी जूती की तरह। मिस्टर चैन कहता है मेरी बीवी तुम लोगों का शक्ल नहीं देखना चाहती, निकल जाओ यहाँ से। यहाँ मानली कहती है जरूर इन दोनों लोगों का पहले से ही अफेयर चल रहा होगा, जरूर ये अपने हस्बैंड को चीट करती होगी और अभी ये दोनों मासूम होने का नाटक कर रहे हैं। मिस्टर चैन कहते हैं मानली तुम्हारा भी तो अफेयर चल रहा था इसके हस्बैंड के साथ, है कि नहीं? तुम दोनों रिलेशनशिप में तो बहुत पहले ही आ गए थे। रुचि को तुमने चीट किया, क्या मैं पब्लिकली ये सब कुछ एक्सप्लेन करूं? बोलो तो करूं। और तो और तुम 3 महीने प्रेग्नेंट भी हो, कितनी बेशरम हो तुम। मानली कहती है ये क्या घटिया बातें कर रहे हो। मिस्टर चैन कहते हैं कि पिछले बुधवार तुम हॉस्पिटल गई थी पेरेंटल चेकअप के लिए। ये लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर चैन कहते हैं दोबारा से अगर मेरी बीवी के सामने आते हो तो इसे मैडम चैन बोलकर बुलाना, मैं अपनी बीवी की बेइज्जती थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिसके बाद मिस्टर चैन इसे एक शादी का गिफ्ट देते हैं, एक नया सैंडल। बेटी कहती है मॉम ये सैंडल तो सिंड्रेला वाले हैं।
मिस्टर चैन अपने हाथों से उसे वो शूज पहनाते हैं और कहते हैं शुक्रिया मुझसे शादी करने के लिए, मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लिए। अगले दिन मिस्टर चैन कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बिजनेस मीटिंग है। वो लोग चाहते हैं कि इस बिजनेस में कोई ऐसा इंसान आकर अपना एडवाइस दे जो हाईली एजुकेटेड हो, जिसे बिजनेस के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज हो। तो मैंने तुम्हें रेकमेंड किया है। ये कहती है लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? तो मिस्टर चैन कहते हैं कि तुम्हें बिजनेस के बारे में मुझसे ज्यादा पता है, तुम मुझसे ज्यादा कैपेबल हो। जिसके बाद तुरंत ही अपना लेटेस्ट डिजाइन दिखाती है। यहाँ इसके लिए खाना ऑर्डर किया जाता है तो ये मन ही मन में सोचती है कि मुझे तो इन चम्मचों से खाना खाने नहीं आता है, लेकिन साइड में मिस्टर चैन इसे इशारा करते हैं कि ऐसे करके खाओ, तो वो खाती है। यहाँ बॉस इसके एडवाइस से काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगले दिन मानली कहती है कि फैक्स मशीन ऑर्डर की थी वो यहाँ अराइव हो चुकी है, तुम जाकर अपनी आंखों से देख लो। ये कहती है मिस्टर बॉस जाओ को रिपोर्ट करके मैं बाद में चेक कर लूंगी। ये कहती है तुम्हें पता है फैक्स मशीन कितना ज्यादा महंगा है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगी? जिसके बाद ये फैक्स मशीन आती है चेक करने के लिए। सवाल करती है फैक्स मशीन कहाँ है, लेकिन मानली इसे रूम में लॉक कर देती है। रुचि चिल्लाती है कि मुझे रिपोर्ट देना है, जल्दी से दरवाजा खोलो, अगर लेट होगा तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? मानली कहती है डोंट वरी, इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर तो मुझे बात करना चाहिए, ये सब मुझे हैंडल करना चाहिए, मैं जरूर रिपोर्ट करूंगी। नेक्स्ट सीन में सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं कि तभी मानली यहाँ आती है। मिस्टर चैन मानली को देखकर हैरान होते हैं। यहाँ मानली अपने बारे में बताती है कि वो डिपार्टमेंट स्टोर की ऑफिस मैनेजर है और आज का रिपोर्ट वो प्रेजेंट करने वाली है। तभी मिस्टर चैन कहते हैं मेरी बीवी रुचि कहाँ है? तो वो कहती है कि वो नहीं कर सकती, इसलिए उसने गिव अप कर दिया। मिस्टर चैन कहते हैं मैं नहीं मानता। यहाँ कंपनी का ओनर भी कहता है कि हमें मैडम सॉन्ग के लिए इंतजार करना चाहिए, मैंने उनसे बात की है, वो बहुत अच्छी लड़की है। चैन अपनी बीवी को ढूंढना शुरू करता है। रुचि अपने हस्बैंड का आवाज देकर दरवाजे की तरफ बुलाती है, जिसके बाद वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। चैन कहता है ये सब किसने किया? वो कहती है पहले चलते हैं हम रिपोर्ट देने के लिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जिसके बाद फटाफट से रुचि आती है अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए। मानली कहती है नहीं तुम रिपोर्ट नहीं कर सकती। यहाँ मानली के डैड भी होते हैं और वो उसे सपोर्ट करते हुए कहते हैं बेटा मैं कह रहा हूँ ना तुम रिपोर्ट दो। लेकिन तभी मिस्टर चैन एक एक करके रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं कि ये रहे आपके इलीगल काम की रिपोर्ट, फिर तो ये फालतू की पेमेंट्स की रिपोर्ट, ब्लैक मनी की रिपोर्ट, दूसरों की कंपनी बर्बाद किया उसका रिपोर्ट, बोली तो और कितने रिपोर्ट्स मैं आपको दूं, आप इस प्रोजेक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये सब देखकर वो यहाँ पर डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बेटी कहती है डैड मुझे माफ करिएगा। यहाँ मिस्टर चैन जिससे कोलैबोरेट करने वाले होते हैं उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं फ्यूचर में आपको ऐसी किस्म की कोई भी परेशानियां नहीं फेस करनी होगी। तभी मानली कहती है मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, कोई डॉक्टर बुलाओ। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक्स हस्बैंड की मम्मा आकर कहती है कि तू एक नंबर की चुड़ैल है, तेरी वजह से मानली का बच्चा गिर गया, मैं तेरी जान ले लूंगी, तूने मेरा घर छोड़ दिया, लेकिन तेरे साय की वजह से हम लोग अभी भी परेशान हैं। यहाँ सभी लोग उसके बनाए हुए सारे डिजाइन को फेंक कर बर्बाद कर देते हैं, उसके डिजाइन को भी फाड़ देते हैं। और तभी मिस्टर चैन यहाँ आ जाते हैं। मिस्टर चैन एक्स हस्बैंड से कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बीवी को दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भेज दूंगा। माँ अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रुचि काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी होती है और वो यहाँ से जाने वाली होती है, ट्रेन के टिकट्स भी खरीद लेती है। मिस्टर चैन इसे रोकते हैं तो ये कहती है मैं और मेरी बेटी ने तुम्हें बहुत ही परेशान किया है, प्लीज अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, हम जैसे लोगों की वजह से अपनी लाइफ को टफ मत बनाओ। मिस्टर चैन कहते हैं क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम अभी भी इस रिश्ते को एक कॉन्ट्रैक्ट वाला रिश्ता समझती हो? ये कहती है हम दोनों को जो चाहिए था वो मिल गया, तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना, तो अब हम दोनों के साथ रहने का क्या ही मतलब है? मैं अब दूसरे सिटी में जा रही हूँ, वहाँ जाकर कोई छोटा मोटा काम करूंगी, हम दोनों को कपल होने का नाटक अब नहीं करना चाहिए। एंड ये मिस्टर चैन से डिवोर्स मांगती है। मिस्टर चैन कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने अभी तक अपना करियर नहीं बनाया है, हम दोनों ऐसे कैसे अलग हो सकते हैं? ये कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम जिंदगी भर लोगों के मुंह से अपने लिए ताना सुनना चाहते हो? सभी लोग तुम्हारे पीछे ये घटिया बात ही करते हैं कि तुमने डिवोर्स्ड वुमन से शादी करा है जिसका ऑलरेडी एक बच्चा है, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी जो कि मुझसे कई गुना ज्यादा बेटर होगी, तो तुम क्यों समाज के ताने सुनने के लिए इतना ज्यादा वो हो रहे हो? मिस्टर चैन कहते हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारे बिना मिस्टर चैन का कोई वजूद नहीं है। तभी ये फ्लैशबैक में याद करती है कि इसने मिस्टर चैन से कहा था कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं क्लास 3 11th ग्रेड में हूँ। मिस्टर चैन कहते हैं कॉलेज टाइम से लेकर आज तक मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और अब तुम मुझे फाइनली मिल गई हो तो अलग होने की बातें कर रही हो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना। लेकिन फिर भी ये कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो। मिस्टर चैन कहते हैं अगर तुम्हें इतना ही जाने का वो है तो तुम जाओ, लेकिन मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ, अगर 1 साल में तुम मुझे भुला नहीं पाई या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो प्लीज मेरे पास चली आना। ये जाने लगती है लेकिन सूटकेस फेंक कर आती है और वापस से इसे किस करती है, लेकिन फिर दोबारा से सूटकेस उठाकर यहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम रुचि को देखते हैं जो कि दूसरी सिटी में आके बहुत ही मेहनत से अपने दुकान को सजाती है, अपना दुकान खोलती है, कपड़े बेचना शुरू करती है, हैंडमेड कपड़े। यहाँ उसका पहला कस्टमर आता है। वो काफी खुश होते हुए कहती है कि मैं आपके लिए डिस्काउंट करूंगी, आपको कितने कपड़े चाहिए। वो कहता है कि ये सारे कपड़े मुझे 10 रुपए में चाहिए। ये सुनकर ये मना करती है और कहती है प्लीज आप किसी और दुकान पर जाकर देखे। लेकिन ये कस्टमर कहता है तुम्हारी ये जरूरत कि तुमने मुझे जवाब दिया, यहाँ कोई मुझसे पैसे तक नहीं लेता और मैं तो तुम्हें पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ कोई दुकान वाला मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकता। यहाँ सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं। लेकिन ये कपड़े को छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें इतने सस्ते में बेचने से अच्छा कि मैं ये कपड़े बर्बाद कर दूं। तभी यहाँ पर इसका दोस्त आ जाता है, यानी कि वर्किंग पार्टनर मिस्टर वैंग, और कहते हैं कि मैडम हमें यहाँ पर थोड़ी आग वाग जलानी चाहिए ग्रैंड ओपनिंग के लिए। जिसके बाद ये दोनों लोग मिलकर यहाँ इस कस्टमर की बैंड बजाते हैं और इन्हें यहाँ से भगाते हैं। तभी यहाँ पर नेक्स्ट कस्टमर आती है जो कि काफी रिच होती है। वो यहाँ इसके कपड़ों की तारीफ करती है, लेकिन दूसरी दुकानदार कहती है कि इसके कपड़े सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, पहनने लायक नहीं है, क्योंकि ये कलेक्शन आपको कहीं बार बार नहीं मिलेगा, इसने हाथों से जो डिजाइन किए हैं। ये अपने कस्टमर को बॉस कहती है और उन्हें कॉफी ऑफर करती है। कहती है कि आप शॉपिंग करके थक गई होंगी, पहले आराम से बैठिए। बॉस कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैंने इतनी शॉपिंग की है। तो वो बताती है मैडम आपकी स्कर्ट देखिए, नीचे की साइड बहुत डस्ट लगे हुए हैं, तो जरूर आप कपड़े ढूंढने के चक्कर में बहुत चली होंगी। और तो और मैंने मॉल में बहुत ही साल तक काम किया है, एनक्लोथ डिपार्टमेंट स्टोर में भी काम किया है 6 साल तक, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि कस्टमर के चेहरे से ही मैं बता सकती हूँ कि वो थके हैं या नहीं। यहाँ बॉस सवाल करती है कि तुम बहुत ही प्रोफेशनल लगती हो, जरा मुझे एक्सप्लेन करना कि तुम्हारे कपड़े जो तुमने डिजाइन किए हैं उसके डुप्लीकेट्स क्यों नहीं है। ये बताती है कि मुझे कपड़े एक ही डिजाइन के ढेर सारे प्रोड्यूस करने से ज्यादा मजा आता है कपड़ों को डिजाइन करने में, इसीलिए मैं हर एक कपड़े को अलग ही तरीके से डिजाइन करती हूँ। एक डिजाइन के ढेर सारी कॉपी डुप्लीकेट्स में बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आप जो भी पहनोगे उसका डुप्लीकेट मिलना किसी और दुकान में बहुत ही मुश्किल होगा, वो सिर्फ मेरे ही हाथों से बना होगा। मैडम यहाँ पर एक स्टाइल का गाउन चूज करती हैं और कहती हैं मुझे इसमें का 30 पीस चाहिए, और ये काफी खुश होते हुए मैडम का ऑर्डर लिखती है। तभी दूसरी तरफ ये अपने दोस्त मिस्टर वैंग को देखती है कि कोई उसे धक्के मारकर निकालता है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं होती। ये दोनों अभी एक दूसरे के लिए अनजान हैं। रुचि कहती है कि क्या तुम यहाँ आ सकते हो, यहाँ कुछ सामान कैरी करने के लिए है। वो दूर से ही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सिक्योरिटी गार्ड का भी काम कर सकता हूँ। तो ये कहती है एक ही शर्त पे, तुम्हें मुझे बहन बुलाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये अपने जूनियर्स को सिखाती है कैसे कॉलर डिजाइन करना है। जूनियर्स कहते हैं मैडम आपके एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तभी मिस्टर वैंग आते हैं। ये मिस्टर वैंग को देखती है और कहती है क्या तुम इंटरेस्टेड हो। ये कहता है मैं ये सब नहीं कर सकता। ये कहती है एक ट्राई तो करो, अगर ट्राई करोगे तो कल मैं तुम्हारे लंच बॉक्स में चिकन लेग पैक करके दूंगी। जिसके बाद ये ट्राई करता है और ये जैसा स्कर्ट इसे सिखाती है वैसा स्कर्ट की डिजाइन करता है, बल्कि उससे भी अच्छा करता है। ये कहता है वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इन सारे कामों में माहिर हूँ। तो ये बताती है कि मैं तुम्हारा हाथ देखकर बता सकती हूँ, मैं बहुत सालों से ये काम कर रही हूँ। बताओ तुमने अपना ये टैलेंट छुपा कर क्यों रखा। तो ये बताता है कि मेरी मॉम एक बहुत ही अच्छी डिजाइनर थी। वो इतनी अच्छी डिजाइनर थी कि वो आंखें बंद करके डिजाइन कर सकती थी। मैं उन्हें देखकर बड़ा हुआ हूँ और मेरे अंदर ये एक नेचुरल टैलेंट है जो कि उनके अंदर से मेरे अंदर आया है। लेकिन मैं हमेशा लोगों के मुंह से, यानी कि मर्दों के मुंह से सुनता था कि अगर एक आदमी एम्ब्रॉयडरी का काम करता है तो वो बहुत ही शेमफुल है, इसीलिए मैं अपना ये टैलेंट छुपा कर रखता था। ये कहती है सबसे ज्यादा शेमफुल चीज अगर कुछ है तो अपने टैलेंट को छुपाना है। तुम उस चीज से पैसे कमा सकते हो, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। ये इसे बुक दिखाती है और कहती है कि इटली नाम की एक जगह है, यहाँ पर बेस्ट कपड़े एंड बेस्ट लेदर शूज बनाए जाते हैं एंड वो सब के सब आदमी लोग डिजाइन करते हैं। तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्या पता तुम भी एक बेस्ट एम्ब्रॉयडर मैन बन सकते हो। ये सब सुनने के बाद इसे इंस्पिरेशन मिलती है ट्राई करने के लिए। दूसरे दिन हम देखते हैं इसे और भी ज्यादा बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं और ये बहुत ही अच्छे खासे कस्टमर बना लेती है और शहर में फेमस होना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड हो जाता है। यहाँ इसके साथ काम करने वाले सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ये कहती है तुम लोग चिंता मत करो, मैं जरूर कोई रास्ता निकाल लूंगी। रात को बैठकर ये सोच रही होती है मिस्टर चेन हुआन को कॉल करने के लिए, लेकिन सोचती है कि मैंने उससे बोला था कि मैं अकेले दूसरे सिटी में जा रही हूँ, सक्सेस होने का ट्राई करूंगी, लेकिन अब मैं उससे हेल्प मांगने के लिए सोच रही हूँ। एक लड़की होकर करियर बनाना सच में बहुत ही ज्यादा टफ है। ये सोच ही रही होती है कि तभी यहाँ इसका कॉल आ जाता है। सवाल करता है तुम कहाँ हो। तो ये कहती है मैं घर पर हूँ। काम के बारे में पूछता है तो ये अपने काम का बताती है कि मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मैं फेमस हो रही हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रही हूँ। तभी यहाँ पर मिस्टर चैन को हम देखते हैं और कहते हैं तुम कितना झूठ बोलती हो। मिस्टर चैन कहते हैं कि जब तुम इस शहर में आई थी तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर तुम्हें थोड़ी सी भी परेशानी या तकलीफ आए तो तुम मुझे कॉल करोगी। ये कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, वैसे भी मेरी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हुए हो, मैं ये प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना चाहती थी।
ये सवाल करती है, लेकिन अभी तक तो साल भी नहीं बीते तो तुम कैसे आ गए? तो मिस्टर चेन कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसीलिए तुम्हें देखने आ गया। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर चेन इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैं किसी को रखवा देता हूँ जो इन सारी चीजों को पर्सनली हैंडल करेगा। ये कहती है तुम अभी अभी आए हो और अभी ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। और तभी यहाँ पर मिस्टर वांग आते हैं बिना देखे, कहते हैं कि मैं आपका सारा सामान ले आया, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, फटाफट मेरे लिए नूडल्स बना दीजिए। जैसे ही ये पीछे मुड़ता है इसका इनकाउंटर होता है मिस्टर चेन से और ये दोनों लोग एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ वो बहुत ही बेशर्मों की तरह नूडल्स खाता है और इसे सिस्टर बोल बोलकर इससे बातचीत करता है। ये सब देखकर मिस्टर चेन को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है और वो कहती है कि थोड़ा शांति से बात करो। वो यहाँ मिस्टर चेन का भी नूडल्स ले लेता है और कहता है जब खाना ही नहीं है तो लेकर क्यों बैठो, लाओ मैं खा जाता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ वो इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट लड़ाई ही करवाने वाला होता है कि तभी ये इसे यहाँ से भगाती है और कहती है कि बहुत हो गया, अब कल खा लेना। जिसके बाद ये अपने हस्बैंड को बताती है कि देखो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वो हमारे शॉप में टेलर है, वो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, शुरुआत में उसने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की थी इसीलिए मैंने उसे यहाँ काम दे दिया और वो टैलेंटेड भी है। मिस्टर चेन कहते हैं देखो ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि अब तुम मेरी वाइफ हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आसपास ऐसे क्रिंज लड़के घूमे। तो ये कहती है इसका मतलब तुम्हें जेलसी हो रही है। कहता है नहीं नहीं, जेलसी क्यों होगी। जिसके बाद ये इसे कहती है कि मुझे पता है तुम मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हो और मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद ये अपने प्लेट का नूडल इसे खाने के लिए देती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चेन कहते हैं मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप पर हांगकांग जाना पड़ेगा, अच्छे से काम करना और अगर ज्यादा थकान हो जाए तो तुम घर जल्दी चली जाना और हाँ वैसे लड़कों से एकदम दूर रहना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी मिस्टर वांग आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप उसके साथ हमेशा बात करती हैं, चलो बैठो मेरे पीछे साइकिल पे, आज हमें बहुत काम करना है। मिस्टर चेन इसके कानों में कुछ कह कर जाते हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। और मिस्टर वांग सवाल करता है वो तुम्हारे कानों में क्या कह कर गया, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला है ना। वो उसे नहीं बताती और वो तो पीछता ही रह जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर चेन को पता चलता है कि उनकी बीवी ने 3 दिन से दुकान नहीं खोला है और वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। दूसरी तरफ हम चूचू को देखते हैं जिसको बहुत ही हाई फीवर होता है और मिस्टर वांग उसका ख्याल रख रहे होते हैं। वो कहती है इतना कम्बल मत उड़ाओ, बहुत ही हैवी है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। और तो और वो कहती है कि मेरे लिए 1 गिलास गर्म पानी लेकर आना। इतनी तबीयत खराब में भी मिस्टर वांग पूछते हैं कि वेल तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे कानों में क्या कह कर गया था। तभी हम देखते हैं मिस्टर चेन आ जाते हैं और इसे केयर करने लग जाते हैं। ये कहती है तुम मुझे मेरे सपनों में क्यों दिखाई दे रहे हो। तो मिस्टर चेन इसे किस करते हैं और ये कहती है यानी कि ये रियल है। यहाँ मिस्टर चेन बताते हैं इतने दिनों तक मैं तुमसे दूर था, बात नहीं कर पा रहा था, कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। अगली सुबह ये ठीक हो जाती है और कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो। तो ये कहता है मेरे लिए तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। रुचि कहती है तुम ऐसा काम मत करो, मेरी वजह से तुम अपना काम बर्बाद कर रहे हो, मैं फ्यूचर में ये कर्जा कैसे चुका पाऊंगी। यहाँ मिस्टर चेन कहते हैं कि अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आता, मैं तुम्हारा केयर करने नहीं आता तो कौन करता। ये कहती है ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ मुझे नॉर्मल फीवर हुआ था। लेकिन मिस्टर चेन कहते हैं तुम कैसी बात कर रही हो, तुम इतनी ज्यादा हाई फीवर में थी। हम दोनों ने भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है लेकिन मैं तुम्हें अपनी वाइफ समझता हूँ, वाइफ की तरह ट्रीट करता हूँ और तुम मुझे क्या समझती हो। तुम्हें याद है ना जाने से पहले तुमने मुझे किस किया था, तो बताओ उस किस का क्या मतलब है। फाइनली ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए फॉलन हो चुकी हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा तुमसे प्यार हो चुका है। लेकिन तुम जानते हो कि मैं पहले से शादीशुदा थी, फिर मेरा डिवोर्स हुआ। प्यार और शादी के बारे में मुझसे ज्यादा बेटर वे में कोई नहीं जानता होगा। ये सब सुनकर मिस्टर चेन कहते हैं कि इसका मतलब तुम हमारे रिलेशनशिप को अभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप समझती हो। यहाँ कह देती है। ये सब सुनने के बाद मिस्टर चेन मन ही मन में सोचते हैं कि शायद मैं ही जल्दबाजी कर रहा था, मुझे ही स्लो डाउन हो जाना चाहिए। ये कहता है मैं सारी चीजें मानने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा, तुम इस चीज का रीपेमेंट समझना। तुम मेरे साथ इतने दिन तक रुकी हुई थी तो मैं भी तुम्हारे साथ इतने दिन तक रुकूंगा और तभी मैं वापस जाऊंगा। अब मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेने जा रहा हूँ। जैसे ही ये दरवाजा खोलता है तो यहाँ मिस्टर वांग इनकी बातें सुन रहे होते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं कि मुझे माफ करिएगा, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आया था। मिस्टर चेन कहते हैं इतना ज्यादा केयरिंग बनने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वांग जाते हैं हुआ को स्कूल छोड़ने के लिए। तभी मिस्टर चेन कहते हैं कि मैं अपनी बेबी डॉल को कार से ले जाऊंगा, मेरे कार में गाना बजता है, स्कूल के बाद मैं तुम्हें कैफे भी लेकर जाऊंगा। ये सब सुनने के बाद हुआ कहती है कि हाँ मैं डैडी के साथ जाऊंगी। मिस्टर वांग कहते हैं नहीं नहीं साइकिल से चलो, इस पर बैठकर तुम्हें फ्रेश एयर मिलेगा। मिस्टर चेन कहते हैं नहीं नहीं बहुत ही डस्टी रोड है, सिर्फ और सिर्फ डस्ट लगेगा तुम्हारे मुंह पे। ये कहती है आप दोनों लोग बहस करना बंद करिए नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। वो आकर कार में बैठ जाती है। मिस्टर वांग कहते हैं कि मेरे सामने नाटक करना बंद करिए, इन दी एंड तो आप दोनों का शादी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। मिस्टर चेन कहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं, तो ये बोलता है
कि वो लड़की मुझ पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती है। बहुत लंबे टाइम से मैं उसके साथ काम भी कर रहा हूँ। जितना अच्छे से मैं उसे जानता हूँ वो आपके साथ कभी नहीं रहेगी। आपको पता है हम दोनों मिलकर कितना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। रात भर जाकर हम फैब्रिक पे काम करते हैं, फिर फैब्रिक ढूंढने के लिए साथ में हम लोग ट्रैवल भी करते हैं। मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जिसके साथ वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करती है। यहाँ मिस्टर चंद कह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगा। भले ही मैं उसके लिए साथ कुछ मिनट के लिए रहता हूँ, लेकिन जब मैं उसके साथ कुछ मिनट के लिए रहता हूँ तो वो पूरी दुनिया भूल जाती है। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए। ऐसा कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। रात के वक्त हम देखते हैं मिस्टर चैन इसके लिए हाथ से बना हुआ खाना लेकर आते हैं, लेकिन ये नहीं खाती और कहती है मैं अभी काम कर रही हूँ। मिस्टर चैन बहुत ही शांति से बैठते हुए कहते हैं तुम्हें पता है काम के साथ साथ अपने नेबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बातचीत भी करते रहना चाहिए। तो ये कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं सबसे बात करती रहती हूँ। तो मिस्टर चंद कहते हैं मेरा क्या, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करती। तो ये कहती है कि देखो तुम्हें इनडायरेक्टली कोई बात नहीं करने आती है, तो तुम क्या बोलना चाहते हो खुलकर बोलो। फाइनली मिस्टर चंद यहाँ सवाल करते हैं कि क्या तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को बताया है। तो ये कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं दिन रात इतना काम करती हूँ कि सोने के लिए भी मुश्किल से टाइम निकल पाता है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किस सही बात करूंगी। और पहला प्रिंसिपल ये है कि मैंने प्रॉमिस किया है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ती। यहाँ वो उसे अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करता है कि तभी बीच में मिस्टर वांग आ जाते हैं और कहते हैं खाना तो बहुत ही अच्छा है, मुझे दीजिए, बहुत तेज भूख लगा है। यहाँ मिस्टर वांग कहते हैं कि अगर तुम दिन रात इसी तरीके से सिलाई करती रहोगी तो तुम्हारा आंख एक दिन फूट जाएगा और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये कहती है अपनी आंखें मुझे डोनेट कर दो, तुम्हारी आंखें बहुत स्ट्रांग है ना। यहाँ वो कहता है हाँ हाँ तुम्हारे लिए तो कुछ भी, मैं अपनी आई डोनेट कर दूंगा। इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर मिस्टर चैन को काफी अजीब फील हो रहा होता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मानली और उसका एक्स हस्बैंड यहाँ आता है और ये दोनों लोग मिलकर कहते हैं कि अच्छा देखो तो जरा, मिस्टर चैन तो अपना जॉब भी छोड़ दिए 2 कौड़ी की औरत के लिए और यहाँ आकर उसके छोटे से बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं। आखिर ये कैसे मैन है। यहाँ वो ऑर्डर देती है मिस्टर वांग को, ओ टेलर आकर जरा मेरा मेजरमेंट लेना, मुझे कपड़े चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें मेजरमेंट नहीं लूंगा, मैं तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। तभी ये बताती है कि हम यहाँ पर कपड़े नहीं बेचते, हमारे कपड़े प्री ऑर्डर पर बिकते हैं और मैं तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहती, तुम हमारी क्लाइंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। तो ये लड़की कहती है कि तुम्हारे 2 कौड़ी के कपड़े के लिए कौन ही प्री ऑर्डर करता होगा, तुम्हें मैं बताऊं, तुम बिजनेस के साथ जरूर अपने आप को बेचती होगी, तभी लोग तुम्हें प्री ऑर्डर देते होंगे। ऐसी घटिया बातें सुनकर मिस्टर चैन उसकी इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि घटिया औरत तो तुम हो। तो वो कहती है कि तुम दोनों का तो डिवोर्स होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा होने वाला है। मिस्टर चैन कहते हैं दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है तुम्हें ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन अपनी जिंदगी में तुमने क्या तबाही मचाई है तुम्हें ये नजर नहीं आता। मैं तुम्हें बता दूं ये दुनिया एक बहुत ही अच्छी जगह है और हर एक इंसान का समय बदलता है, क्या पता तुम्हारा बुरा समय बहुत जल्द ही आने वाला हो, इसीलिए प्रिपेयर रहना। तो एक्स हस्बैंड कहता है बुरा समय तो तुम्हारा चल रहा है, हमारा कौन ही बुरा कर पाएगा। यहाँ मिस्टर वांग इसके मुंह पर पानी फेंकते हैं और कहते हैं बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, चलो अब भागो यहाँ से। नेक्स्ट सीन में ये अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरा एक्स और मानली तुम्हारी इतनी इंसल्ट कर रहे थे, इतना बुली कर रहे थे, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा था। मिस्टर चैन यहाँ कहते हैं कि उससे तो जेलसी होती है हम दोनों के रिलेशनशिप की वजह से, मुझे ये लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे पहली वाली लाइफ पसंद नहीं थी। ये सब सुनकर ये हैरान होती है, ये बहुत ही हैरान हो जाती है, लेकिन फिर कहती है ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। अब तुम मेरे साथ इस छोटे से दुकान में तो जिंदगी भर नहीं रह सकते है ना। मिस्टर चैन बताते हैं कि अभी भी मैं उस कॉर्पोरेशन के ऊपर मिस्टर हांगकांग के साथ बातचीत कर रहा हूँ, अभी भी मेरा मामला पूरी तरीके से सेटल नहीं हुआ है, और तो और इधर बीच में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ भी रहूं, लेकिन मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि वो कॉर्पोरेशन सक्सेसफुली हो जाए, लेकिन जैसे ही कुछ प्रोग्रेस होता है सबसे पहले मैं तुमसे शेयर करूंगा, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। ये कहती है मुझे तुम पर बहुत ही प्राउड फील होता है कि तुम इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग और इतनी ज्यादा प्लानिंग के साथ चलते हो। ये कहती है मिस्टर चैन इतने बड़े सपनों के साथ है, मैं उन्हें नीचा थोड़ी न गिरा सकती हूँ, मैं तो और भी ज्यादा मोटिवेट फील करूंगी, तुम्हारी वजह से मैं अपने बिजनेस को बहुत ही बड़ा एंड स्ट्रॉन्गर बिजनेस बनाऊंगी, लेकिन उतना सक्सेस होने से पहले मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, बताओ तुम मेरे टीचर बनोगे ना बिजनेस सिखाने में। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बोर्ड पर ये इसे बिजनेस के बारे में पढ़ाता है कि पहली चीजें होती है अकाउंटिंग बेसिक, अगर हमें अपने बिजनेस को बड़ा करना है, स्ट्रॉन्गर बनाना है, तो सबसे पहले हमें अटैक करना सीखना होगा, और तो और एक कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ऐसे करके ये इसे अकाउंट पढ़ाना शुरू कर देता है, बेचारी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता और कहती है थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाओ, मेरे ऊपर से सब जा रहा है। ये तो ऐसा भी कहती है कि तुम मेरे लिए बस की पॉइंट्स बना दो ना, तुम मुझे बता दो बस क्या करना है, मुझे इतना बेसिक मत सिखाओ, मैं नहीं सीख पाऊंगी। मिस्टर चैन इसे समझाते हैं कि सबसे बेसिक चीज तो ये है कि तुम्हारे दिमाग में तुम्हें ये चीज याद होना चाहिए कि तुमने महीने के कितने क्लोथिंग सेल को सेल करा है, तभी जाकर तुम इस घर का रेंट भर पाओगी और सेविंग कर पाओगी।
तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा मैटर करता है, ये नहीं कि तुम महीने में 10 कपड़े बेचकर तुम प्रोग्रेस की उम्मीद लगाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये कस्टमर को ऑब्जर्व करती है कि दूसरे दुकान पर एक कस्टमर कहता है कि मुझे चाइनीज लैंग्वेज नहीं आता, क्या आप इंग्लिश में मुझे समझा सकती हैं? तो वो ओनर उससे इंग्लिश में बात करने लगती है, जिसके बाद ये कस्टमर इसके पास भी आता है। बेचारे की इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक होती है। यहाँ कस्टमर को ये कपड़ा पसंद तो आता है, लेकिन वो ठीक से बात न कर पाने की वजह से इग्नोर करके चला जाता है। ये चीज इसे बहुत ही बुरी लगती है। नेक्स्ट सीन में ये अपने हस्बैंड को बताती है कि आज मेरे साथ बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज हुई, मुझे ऐसा लगा कि वो कपड़ा बिक जाएगा, लेकिन हम बात नहीं कर सके, इसलिए वो मुझे इग्नोर करके चला गया। मुझे इंग्लिश सीखनी है। और तो और मुझे ऐसा भी लगता है कि बिजनेस के मामले में मैं ठीक से बातचीत भी नहीं करना जानती। यहाँ मिस्टर इसे बताते हैं कि लैंग्वेज ही सबसे बड़ा की है अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करने के लिए। ये कहती है ये बुक पढ़ने में तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्या तुम मुझे फटाफट नहीं एक्सप्लेन कर सकते? जिसके बाद ये इसे बेसिक इंग्लिश वर्ड बताता है, और तो और ऐसे इंग्लिश वर्ड बताता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड होते हैं, जिनको सुनकर ऐसा लगे कि सामने वाला बंदा काफी पढ़ा लिखा है और उसे काफी अच्छी इंग्लिश आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बारिश होती है और मिस्टर वांग और रूचू दोनों लोग यहाँ खड़े होते हैं। इन लोगों को एक डिलीवर करना होता है, लेकिन ये लोग कहीं जा नहीं पाते। ना तो इतना बड़ा छाता होता है और ना ही कोई टेम्पो मिल रहा होता है। ये बेचारा परेशान होता है कि हम लोग ये डिलीवर कैसे करेंगे। ये कहती है इस शहर में हमारे जैसे दुकान तो और भी हैं, अगर हमने जल्द से जल्द डिलीवरी नहीं किया तो हमारा ये डील कैंसिल हो सकता है। ये बरसात में ही लेकर निकल जाती है कि तभी यहाँ मिस्टर चैन छाता लेकर आते हैं और कहते हैं काम के चक्कर में तुम दोबारा से हाई फीवर अपने आप पर चढ़ा लोगी। तो ये कहती है तुम तो हांगकांग जाने वाले थे ना, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? बरसात की वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी सी फ्लर्टिंग होने लग जाती है कि तभी मिस्टर वांग आ जाते हैं और कहते हैं कि भूलो मत ही डिलीवरी करनी है। मिस्टर चैन बोलते हैं मैंने तुम्हें कल क्या सिखाया था? रुचु इंग्लिश में कहती है आइसोलेशन। ये सुनकर वांग कहता है तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा हिंदी में बोलो। ये दोनों लोग आपस में हंसते हैं। मिस्टर चेंग कहते हैं कि अभी हमें आइसोलेशन की जरूरत है, तुम बीच में बार बार टपक जाते हो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जाओ की एंट्री होती है। ये लोग उनका वेलकम करते हैं। बरसात की वजह से वो अपना जैकेट उतारते हुए कहते हैं चिंता मत करो, ये जैकेट भीग नहीं सकता क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। ये देखकर रुचु हैरान होती है। मिस्टर जाओ बताते हैं कि ये वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, विंड प्रूफ है। ये टेक्नोलॉजी अब्रॉड से बनकर यहाँ आई है। यहाँ इसके दिमाग में एक प्लानिंग चलती है कि रेन मौसम स्टार्ट होने वाला है और अगर मैं रेन कोट बनाती हूँ तो वो बहुत ज्यादा बल्की हो जाता है। कोई जैकेट पहनकर पानी एब्जॉर्ब होता है एंड जैकेट भी हैवी हो जाता है। और अगर मैं इस फैब्रिक से कोई फैशनेबल ड्रेस बनाती हूँ तो लोग बहुत ही ज्यादा खरीदेंगे एंड चांसेस हैं कि मेरा बिजनेस बहुत ही टॉप पर आ जाए। नेक्स्ट सीन में यहाँ बॉस सवाल करते हैं कि आप अपने थॉट्स बताइए। मिस्टर चेन कहते हैं कि आपको मेरे कंडीशंस एग्री करती हैं? तो बॉस कहते हैं कि आपने जो एडिशनल कंडीशन बताया है वो अनरीजनेबल है। इस चीज के लिए आपको सच में हांगकांग हेडक्वार्टर्स जाना होगा, वहाँ पर बहुत ही अच्छे एम्बिशंस हैं। मिस्टर चेन कहते हैं कोई बात नहीं, तो मैं ये कॉपरेशन नहीं करना चाहूंगा, मैं दूर नहीं जाना चाहता। बॉस कहते हैं कि कैंसिल करना है कि नहीं करना है ये मैं बाद में सोच कर बताऊंगा। ये कहती है वो बिना खाए पिए यहाँ से चले गए, क्या कोई बात हो गई? ये कहती है मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी, आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा और डाउन टू अर्थ होना चाहिए। अगर ऐसे काम करोगे तो तुम्हारे साथ कौन ही काम करेगा? तो ये समझाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये कॉपरेशन पैसों की वजह से करना चाहता था? तो ये कहती है पैसों के लिए नहीं तो फिर क्या चीज के लिए करना चाहते हो? ये बोलता है मेरे पास ऑलरेडी उतना पैसा है जितना वो मुझे ऑफर कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ कॉपरेशन करने के पीछे बहुत ही बड़ा मोटिव होता है और अगर हम पैसों पर ध्यान देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो भी कंडीशंस था वो सारी चीजें तो ठीक था, बट वो जो करने के लिए मुझे बोल रहे थे मैं वो नहीं कर सकता था, इसीलिए कॉपरेशन कैंसिल हुआ है। तो ये पूछती है तुम क्या नहीं कर सकते थे? तो ये बताता है कि मैं सिर्फ मेनलैंड चाइना में काम करना चाहता हूँ और मैं हांगकांग क्वार्टर्स में नहीं जाना चाहता। ये सवाल करती है क्यों? तो ये बोलता है क्योंकि मुझे शिनजेन में रुक कर रहना है तुम्हारे साथ, मैं कोई भी काम करूंगा तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहकर। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वांग कहते हैं आपको तो 300 ऑर्डर मिला है, क्या ये खुशखबरी है? क्या हम लोग बहुत ही अमीर होने वाले हैं? तभी यहाँ पर मिस्टर चैन आते हैं। ये काम में काफी ज्यादा बिजी होती है। मिस्टर चैन कहते हैं चलो पहले कुछ खा लेते हैं। ये सुनने को तैयार ही नहीं होती है कि तभी ये इसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं पहले चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। ये सुनने के लिए तैयार नहीं होते तो मिस्टर चैन इसे समझाते हैं कि देखो मौसम बदलने वाला है, मुझे मालूम है तुम पैसे बनाने के चक्कर में हो, फेमस होने के चक्कर में हो, लेकिन ऐसे फेमस होने का तुम क्या ही करोगी जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तुम अभी जो भी काम कर रही हो 1 साल के बाद ये वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्टैंडर्ड के साथ काम करो, ना कि फेमस होने के लिए रश करो। नेक्स्ट सीन में ये इसके साथ कार में बैठी हुई होती है और अपनी प्रॉब्लम बताती है कि हमें फंडिंग इशू हो रहे हैं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो ये कहते हैं चिंता मत करो, फंडिंग इशू का जो कुछ भी है मैं हैंडल कर लूंगा। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी मिस्टर वांग आ जाते हैं इन्हें परेशान करने के लिए और कहता है कि मैं तुम्हारी कार वॉश कर देता हूँ, तुम लोगों को अच्छा
और साफ सुथरा जो बन के जाना है, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ उसके एब्स दिख रहे होते हैं और मिस्टर चैन अपनी बीवी की आंखों को ढक देते हैं। नेक्स्ट सीन में ये एक अपॉइंटमेंट में आती है लोगों से बात करने के लिए कपड़ों के बारे में। यहाँ बॉस मैन कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तभी तो बॉस चैन को अपने चंगुल में फंसा ली। इतनी गोरी जो हो, कपड़ों से भी सिल्क से भी ज्यादा स्मूथ। ये कहती है बॉस मो, चलिए हम लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन बात करने से पहले बॉस कहते हैं कि चलो पहले ये ड्रिंक पियो, उसके बाद ही हम गारमेंट के ऊपर बात करेंगे। ये कहती है बॉस मो, मैं यहाँ पर अपने बिजनेस से रिलेटेड बातचीत करने आई हूँ, ना कि ड्रिंक करने। ये कहता है अगर तुम्हें पीने नहीं आता है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये इसे लालच भी देने की कोशिश करता है कि अगर तुम ड्रिंक करती हो तो मैं तुम्हें 1000 पीसेस ऑफ सिल्क दूंगा, और अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा इंटायर प्रोडक्शन लाइन ही दे दूंगा। लेकिन ये इसके मुंह पर फेंकती है पानी, और तो और हाथ भी उठाती है। यहाँ वो पुलिस से कंप्लेन करता है कि एक लड़की होकर इसके हाथ में इतनी ताकत कहाँ से आई, देखिए उसने तो मेरा सर ही फोड़ दिया है, इस लड़की को जेल जाना चाहिए। पुलिस यहाँ पर सवाल करती है तो सॉन्ग रुचु अपने बारे में बताती है कि ये लोग मुझे यहाँ पर जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए बोल रहे थे और मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। वो कहता है तुम्हें कौन परेशान करेगा, उसके पास आने की कोशिश करता है लेकिन वो दोबारा मारती है और कहती है दूर रहो मुझसे। तभी मिस्टर चैन आते हैं और कहते हैं क्या हुआ रुचु, क्या सब ठीक है। मिस्टर चैन यहाँ कहते हैं मैं अपनी बीवी को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, जरूर इन लोगों ने कोई गलती की होगी तभी इसने हाथ उठाया है। लेकिन फिर ये बॉस कहता है अपने आप को समझते क्या हो, इस लड़की को कंपनसेशन देना होगा, ये ऐसे थोड़ी ना जाएगी। मिस्टर चैन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुमसे शांति से बात करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि कल से पूरे के पूरे शेंजिन में तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करेगा। इस फैक्ट्री में कोई भी क्लोथ 1 इंच तक का नहीं आ सकेगा और एक भी फैब्रिक तुम सेल नहीं कर पाओगे। यहाँ तो वो बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद ये अपनी बीवी को लेकर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ रुचु कहती है कि तुम्हें आकर ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों से डील किया है, मैं ऐसे लोगों को डील करना जानती हूँ। मिस्टर चैन कुछ नहीं कहते और इसे टॉफी देते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में मिस्टर चैन आते हैं और कहते हैं कि पहले जो प्रॉब्लम चल रही थी हमारा फाइनेंशियल इशू, वो भी मैंने ठीक कर दिया है। ये कहती है अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। तो ये बताती है कि वो जो पुरानी वुड फैक्ट्री है मुझे उस पर टेक ओवर करना है और मैं खुद का प्रोडक्शन लाइन एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ। मिस्टर चैन कहते हैं कि अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं एब्सोल्युटली तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है, एक गैम्बल की तरह। तो क्या तुम रिस्क लेने के लिए तैयार हो? तो ये लोग यहाँ हंसते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम इसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हुए देखते हैं, रिस्क से भरी हुई। नेक्स्ट सीन में ये कहता है कि ओ माय गॉड, यहाँ तो कंप्यूटर भी है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मिस्टर चैन कहते हैं कि ये मेरा ओपनिंग गिफ्ट है तुम्हारे लिए। परचेस प्राइस हो या फिर पीस रेट वेजेस हो, हर चीज हम इस पर काम करेंगे और रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे, काफी इजी होगा हमारे लिए। रात भर बैठकर तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहती है ये तो बहुत ही महंगा होगा ना, कम से कम 10-20 हजार का। तो मिस्टर चैन कहते हैं चिंता क्यों करती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम महीने के 30,000 से भी ज्यादा कमाओगी। तो हुआ ना पैसा वसूल। और ये रहा तुम्हारे लिए इनविटेशन एक्सपोर्ट नेगोशिएशन मीटिंग के लिए। मैंने तुम्हारा नाम वहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर करा दिया है। अगर हम फॉरेन की कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मिस्टर चैन से ये भी समझाते हैं कि तुम बहुत ही बड़े कंपनी में उतर रही हो, तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने मिल सकते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं, तो तुम्हें शातिर की तरह काम करना होगा। ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो मना भी कर सकती हो, मैं ये सब हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन ये कहती है नहीं, मुझे बिजनेस वुमन बनना है और यही मेरा सपना था, ये सब मैं खुद से हैंडल करूंगी। नेक्स्ट सीन में ये एक जगह आती है और यहाँ सिस्टर ली मिल जाती हैं। सिस्टर ली कहती हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बदली बदली लग रही हो, मैंने तुम्हें इस कपड़ों में पहचाना ही नहीं। यहाँ सिस्टर ली काफी ज्यादा परेशान होती है। ये बताती है मैं यहाँ अपने छोटे बेटे के साथ आई हुई हूँ एंड मैं ये जॉब भी इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ। तभी यहाँ पर मानली आती है और कहती है कि इतने बड़े फैक्ट्री के साथ तुम काम कर रही हो, यहाँ मिस्टर मार्टिन से तुम मिलने के लिए आई हो। वो उसके ऊपर पानी भी गिरा देती है। सिस्टर ली कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद ये इसे मिस्टर मार्टिन से मिलाने के लिए लाती है। यहाँ मानली कहती है कि तुमने ट्रांसलेटर नहीं लाया, ये तो इंग्लिश में बात करते हैं, आज तो तुम्हारी लग गई। ये वही होते हैं, यानी कि वो वाले कस्टमर जिन्हें इंग्लिश में बात करनी होती है। ये हैरान हो जाती है उसे देखकर कि क्योंकि ये तो इससे एक बार मिल चुकी है। यहाँ मानली तो बहुत ही मजाक उड़ाती है, क्या तुम गूंगी की तरह बात करने वाली हो साइन लैंग्वेज यूज करके। वो इसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, तभी ये कहती है मिस्टर मार्टिन आई बिलीव यू हैव अ फंडामेंटल, और ऐसे ही फटाफट अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर मानली हैरान हो जाती है कि ये तो पहले से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिख रही है, ये इतना ज्यादा चेंज कैसे हो सकती है। ये सब देखकर मिस्टर मार्टिन कहते हैं मुझे माफ करना, मैं बहुत ही ज्यादा जजमेंटल हो रहा था, मैं बहुत ही अनप्रोफेशनल वे में तुमसे बात किया, तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो, चाइनीज से लेकर इंग्लिश बोलना जानती हो। ये सब देखकर मानली को बहुत ही जेलसी होती है। यहाँ वो इंग्लिश में कहती है शैल वी डिस्कस आवर कोऑपरेशन,
और वो फटाफट अपना काम करना शुरू करती है, अपना कॉपरेशन डिस्कस करती है। मान ली तो बेचारी जलन के मारे यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इसे एक बहुत ही बड़े पार्टी में मिस्टर जाओ के सामने देखते हैं और ये कहती है कि ये है सिल्क स्कार्फ जो कि मैंने डिजाइन करा है, इसे मेन एंड वुमेन दोनों पहन सकते हैं, ये लग्जरी का सिंबल है। ये सब देखकर ये बॉस तो काफी तारीफ करते हैं कि आपके डिजाइन काफी ज्यादा विंटेज एंड एस्थेटिक होते हैं। यहाँ ये भी सवाल करते हैं कि नया प्रोडक्ट तुम रिलीज कर रही हो, हमें वो भी देखना है, तुम बहुत ही अच्छे डिजाइन करती हो। तो ये कहती है बहुत जल्द ही रिलीज करेंगे और सबसे पहले आपके पास लाएंगे। तभी यहाँ पर मिस्टर चैन आते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग मुझसे सवाल कर रहे थे ना कि ये बिजनेस कहाँ तक जाएगा। मैं कोई जवाब इसलिए नहीं देता था क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मेरी बीवी रुचु इसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज थे। ये शुरू से क्लियर हेड थी और तो और अपने काम को लेकर ये काफी ज्यादा पैशनेट थी। ये सब देखने के बाद मैं 50% श्योर हूँ कि ये ऊंचाइयों तक जाने वाली है, लेकिन शायद रुचु 100% श्योर है कि वो ऊंचाइयों तक जाने वाली है। मेरे लिए मेरी बीवी एक मिरेकल है, इसने बहुत ही बड़ा काम किया है, मैं इसे थैंक यू बोलना चाहूंगा। सभी के सामने वो आती है और अपने हस्बैंड को चीयर्स करती है कि हमारा फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। यहाँ मिस्टर मार्जिन कहते हैं मुझे ये स्टाइल काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन मैं कल अमेरिका के लिए निकलने वाला हूँ। तो क्या वो जो प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही थी, क्या मैं आज ही रात को वो प्रोडक्ट देख सकता हूँ? ये कहती है हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद ये आती है और फटाफट कॉल लगाती है, बताती है कि मैं इस वक्त इंटरनेशनल फ्रेंडशिप क्लब में हूँ, हमने जो न्यू प्रोडक्ट बनाया है उसके 3 सैंपल क्वार्टर लेकर आओ जल्दी से। जिसके बाद मिस्टर वैंग तो गंजी पर ही आ जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कहता है प्लीज इनविटेशन लेटर दिखाइए, नहीं तो हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तभी रुचु आती है और कहती है कि ये मुझसे मिलने के लिए आया है, हटो यहाँ से। तो सब लोग उसे सॉरी बोलते हैं। ये लोग यहाँ इसके कपड़ों की वजह से इसके इंसल्ट करते हैं, लेकिन रुचु कहती है कि तुम लोग जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हें पता है कि कौन है, ये मेरे बिजनेस में मेरा पार्टनर है, मुझसे ज्यादा काम ये करता है। ये इसे अंदर आने के लिए ऑफर करती है, लेकिन बेचारे मिस्टर वैंग को काफी ज्यादा बुरा लग चुका होता है, एम्बैरेस फील हो चुका होता है। तो वो कहते हैं नहीं सिस्टर तुम अंदर जाओ, मैं यहाँ से चलता हूँ। बेचारा मिस्टर वांग अपने स्किल को दिखाता तो है, लेकिन अपने आप को कभी प्रेजेंट नहीं करता। मिस्टर सॉन्ग यहाँ से उदास होकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रुचि कहती है तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, क्या तुम रात भर रोए हो? कहता है नहीं नहीं मुझे सिर्फ एक एलर्जी हो गई है। ये लोग यहाँ बात कर रहे होते हैं, तभी पूरी की पूरी पेटियां इसके ऊपर गिरने वाली होती है और मिस्टर वांग इसके ऊपर आकर इसे बचा लेते हैं। इस चक्कर में मिस्टर वांग के सर पे बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। खून देखकर ये चिल्लाना शुरू करती है, अपने हस्बैंड को बुलाती है। हस्बैंड आता है और वो कुछ गलत समझ लेता है, लेकिन खून देखते ही बेचारा वो भी बेहोश हो जाता है। दोनों के दोनों इसके ऊपर लद जाते हैं। ये कहता है तुम लोग जानते हो ना मुझे खून से डर लगता है, मुझे चक्कर आ गया। वेल कहानी नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होती है। वो यहाँ पर काफी रूडली बात करता है और काम करता है, अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करता, हंसी मजाक नहीं करता। काम की बात करते करते अचानक से ये कहती है जब से तुम्हारे सर पर चोट लगा है मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बदल गए हो, तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज हो गई है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? ये इसे समझाती है कि देखो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम ही इंचार्ज हो और मेरे लिए तुम्हें सारे डिजाइन को काफी केयरफुली चेक करना होगा। तो ये कहता है सिस्टर डोंट वरी, मैं तुम्हें एम्बैरेस नहीं करूंगा, सब कुछ परफेक्टली होगा। वेल नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को पार्टी करता हुआ देखते हैं। रुचि कहती है कि मेरी एक दोस्त थी बहन जैसी, उसने कहा था कि अगर हम लोग रह रहे बीच बीच में सेलिब्रेशन करते हैं तो हम लोग सक्सेस तक पहुंचेंगे। इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि बेचारी बेहोश हो जाती है और दोनों लोग इसे कैच करते हैं। दोनों लोग यहाँ अपना जैकेट उतार कर उसे उड़ा देते हैं। किसी एक को करना चाहिए था बट दोनों करते हैं। मिस्टर चैन कहते हैं चलो आज फाइनली बात करते हैं। वो भी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। यहाँ वो बताते हैं कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किए हैं, बट हम दोनों ने जो कुछ झेला है और जो चीजें हमने की है वो चीजें तुम कभी नहीं कर सकते। हम दोनों का जिस किस्म का रिश्ता है ना वो तुम कभी नहीं बना सकते, तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। तो ये कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे रुचि बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। मिस्टर चंद कहते हैं ठीक है चलो एक गेम खेलते हैं। यहाँ उनका पहला सवाल होता है कि तुम्हें पता है गारमेंट में डेली कितना टर्नओवर होता है? वो कोई जवाब नहीं देता, उसे पता नहीं होता। तो मिस्टर चंद बताते हैं कि 28,000। बिजनेस के मामले में ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बेचारे मिस्टर सॉन्ग इसे कोई जवाब नहीं दे पाते। वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट को बेचना है और जितना ज्यादा मैं बेच सकूंगा उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। मिस्टर चंद यहाँ ये भी बताते हैं कि एक ऐसी लड़की के लिए जो बिजनेस करना जानती है और तो और उसे कोई बैक सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ आई लाइक यू इनफ नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें करनी होगी। एज ए गार्जियन सॉन्ग रुचु एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की है, अगर उसका पार्टनर उसे सपोर्ट नहीं करेगा तो उसके लिए ये दुनिया बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मिस्टर वांग कहते हैं ठीक है अब मेरी बारी है, मैं तुमसे सवाल करूंगा। यहाँ ये कहते हैं कि उस दिन जब मेरे सर पर चोट लगी थी तो खून देखकर तुम बेहोश हो गए थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया? तो ये कहता है मैं जानता हूँ कि अगर उस दिन तुम्हें कुछ भी हो जाता तो जिंदगी भर मेरी रुचि को गिल्टी फील होता।
इसे काफी बुरा लगता है। ये मन ही मन में सोचता है कि मेरी जान की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से कहता है, क्या मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? फ्यूचर में अगर तुम फ्री होना तो मुझे फाइनेंस के बारे में पढ़ा देना। नेक्स्ट सीन में हम मानवी को देखते हैं, जो कि चोरी छुपे आ रही होती है। यहाँ उसका एक्स हस्बैंड दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुमने तो मुझे यूनिवर्सल चाबी दी हो ना, कोई भी ताला खुल सकता है, लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा? ये कहती है, तुमसे कुछ नहीं होगा, हटो यहाँ से। एंड देन वो अपने क्लिप से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और दरवाजा खुल भी जाता है। एक्स हस्बैंड कहता है, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। ये लोग यहाँ पर रुचि की ऑफिस में आते हैं। तभी वो लाइट जलाता है और वो कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? लाइट ऑफ करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ आए थे। ये कहता है, लेकिन इस तरीके से हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। वो लोग टॉर्च के हेल्प से यहाँ पर ढूंढना शुरू करते हैं और खूब ढूंढते हैं। और तभी अचानक से ये कहती है, मुझे मिल गया। लेकिन फिर कहती है, ये क्या? इसमें तो बच्चों वाली ड्राइंग है। जिसके बाद इसे यहाँ पर एक फाइल मिलती है। शायद ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये देखते ही ये लड़की कहती है कि इस बार तुम अपना सब कुछ खो देने वाली हो। नेक्स्ट सीन में हम इसे देखते हैं कि इसे एक नायलॉन थ्रेड ढूंढना होता है, लेकिन वो मिल नहीं रहा होता। सभी जगह पर ये जाकर पता करती है, लेकिन इसे कहीं भी नहीं मिलता। मिस्टर चेन भी इसके लिए कुछ थ्रेड्स लाते हैं, लेकिन ये कहती है, नहीं, ये बहुत ही पतले हैं। वो सभी लोगों को यहाँ ऑर्डर देती है नायलॉन थ्रेड ढूंढने के लिए। ये बहुत जगह कॉल करके भी पता करती है कि नायलॉन थ्रेड मिलेगा क्या, ग्रे कलर का वैक्स थ्रेड, लेकिन इन लोगों को कहीं भी नहीं मिल रहा होता। ये लोग बहुत जगह कॉल करते हैं। तभी अचानक से एक एम्प्लॉय आती है और कहती है कि उस थ्रेड का प्रोडक्शन बंद हो चुका है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी कंपनी भी बंद हो जाएगी। हमने अभी तो शुरू किया था यूज करना। ये अंदर से काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और अपने सारे एम्प्लॉय से कहती है कि शायद ये ऑर्डर हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या तो फिर शायद बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तभी अचानक से मिस्टर वांग आता है और कहता है, ये देखो मैंने ले आया। ये कहती है, तुम कहाँ गए थे? इतने देर से तुम थे क्यों नहीं? ये कहाँ तुम्हें मिला? तो ये बताता है कि ये पूरे के पूरे सिटी के बाहर गया था। छोटे से वेयर हाउस से ये नायलॉन थ्रेड लेकर आया है, जहाँ मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। 3 साल से वो छोटा सा वेयर हाउस ये नायलॉन थ्रेड बनाता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये काफी ज्यादा खुश होती है, कहती है, अगर तुम नहीं होते तो ये बिजनेस में कैसे करती? ये सब देखकर मिस्टर चेन भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि बिजनेस में जितना मैं हेल्प कर रहा हूँ उतना ये भी हेल्प कर रहा है। इसके बिना ये बिजनेस अधूरा है। सभी लोग नायलॉन थ्रेड लेते हैं और फटाफट से काम करना शुरू करते हैं। यहाँ एक एम्प्लॉय कहती है कि मैडम, सभी लोग यहाँ पर कम से कम 10 घंटे से भी ज्यादा काम कर रहे हैं, क्या हम छोटा सा ब्रेक नहीं ले सकते? और तभी मिस्टर वांग आते हैं और कहते हैं, हाँ जरूर, तुम लोग ब्रेक ले सकते हो। चलो चलो, छुट्टी हुई, कल सुबह 9 बजे आना। लेकिन कल हमें ये टास्क पूरा कंप्लीट करना है, थाउजेंड्स ऑफ बटन लगाने हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपना टास्क पूरा कर लेते हैं। तभी अचानक से रुचि कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ही रात में तुम बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, समझदार हो गए हो। तो ये बोलता है कि मैं शुरू से सिर्फ तुम्हारा साइड लेना जानता हूँ और तुम्हारे लिए स्टैंड लेना जानता हूँ। शायद इसीलिए तुमने मुझे ड्रीम पर काम करने का मौका दिया, नहीं तो शायद मैं हमेशा के लिए अपना स्किल अपने अंदर छुपा कर रखता। नेक्स्ट सीन में इन लोगों की कंपनीज ने जो कपड़े डिजाइन किए होते हैं उस पर रैंप वॉक होता है, लेकिन तभी ये कहता है कि ये तो हमने डिजाइन किया था, लेकिन ये दूसरे मॉडल्स यहाँ पर क्यों आकर पहन रहे हैं? और तभी हम यहाँ मानवी को देखते हैं, जो आकर अपने दुकान का प्रचार करती है और कहती है कि ये ड्रेस हमने डिजाइन किया है, आकर हमारे दुकान पर आप ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पीसेस खरीद सकते हैं। यहाँ वो ये भी कहती है कि ये बहुत ही यूनिक डिजाइन है, आपको किसी दुकान पर देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग किसी को कॉपी नहीं करते, हम लोग बहुत ही डिफरेंट हैं। तभी मिस्टर वांग कहते हैं कि मान ली तू इतनी शेमलेस कैसे हो सकती है? तुमने हमारे डिजाइन को कॉपी कैसे किया? मान ली कहती है कि तुम ऐसी घटिया बातें कैसे कर सकते हो? ये सारी चीजें रजिस्टर्ड हैं, जो भी पहले पोस्ट करेगा उसका पहले होगा, और मैंने पहले पोस्ट किया है तो ये डिजाइन मेरा हुआ, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारा है? यहाँ वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसको मारने के लिए जाता है कि तभी मिस्टर चेन रोक लेते हैं और कहते हैं, गुस्सा नहीं होना है, हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। मिस्टर चेन कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी भी बदतमीजी करते हैं तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर में हम कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, हमें कैंसिल कर दिया जाएगा। मिस्टर वांग कहते हैं, आपके कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर देखता रहूं कि उन्होंने हमारी दिन रात मेहनत को चुरा लिया? मिस्टर चेन कहते हैं, एक बात भूलो मत, चीटिंग करने वाला हमेशा चीटर ही रह जाता है और डिजाइन करने वाला हमेशा डिजाइनर ही रह जाता है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कितने डिजाइन चोरी कर पाएगी? वो फर चोरी कर पाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी बारिश की एक बूंद आती है और ये कहती है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं एक डिजाइनर हूँ, ना कि एक चीटर हूँ। और तभी बारिश होना शुरू होती है, सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। और तो और मिस्टर कहते हैं कि ये कंपटीशन खत्म होता है, कल हम देखेंगे। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन रुचु की और कहती है कि अभी ये शो खत्म नहीं हुआ है, अभी पता चल जाएगा चीटर कौन है और डिजाइनर कौन है। उसके मॉडल्स उसके बनाए हुए जैकेट इस बरसात में पहन कर आते हैं और ये जैकेट्स होते हैं वाटरप्रूफ, पानी इस जैकेट को छू तक नहीं पाता। जिसके बाद ये बताती है कि जिसने भी मेरे डिजाइन को कॉपी किया है, शायद वो ये भूल गया कि मेरे डिजाइन में हमेशा कोई ना कोई यूनिक चीज होती है, और वो ये यूनिक चीज है कि मेरा कपड़ा वाटरप्रूफ है। उसने कॉपी तो बहुत अच्छा किया, बट इसे टेक्निक नहीं पता।
ये सभी लोग यहाँ पर कपड़े की क्वालिटी देखकर खुश होते हैं कि ये कपड़ा अंदर से बिल्कुल हल्का है और ऊपर से भी भीग नहीं रहा है। ये सब देखने के बाद यहीं से इन लोगों का जैकेट बिकना शुरू हो जाता है। और तो और यहाँ पर बहुत ही बड़ी मैनेजर बोल देते हैं कि मैं आपको थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर देने वाला हूँ, मुझे अपने कंट्री में पूरे बरसात के मौसम में इसका फुल सप्लाई चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सभी लोगों को टोस्ट करती है कि सभी लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की है, सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोग इस मुकाम पर नहीं होते। सभी लोग यहाँ पर खूब सेलिब्रेशन करते हैं, हस्बैंड वाइफ बारिश में नाचते हैं। ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। जिसके बाद आज ये अचानक से इसे दोबारा से किस करती है, जिसके बाद मिस्टर चैन इसे किस करते हैं। रोमांस करते हुए ये लोग कमरे में आते हैं और शॉवर में रोमांस करते हैं। अगली सुबह जब ये उठती है तो अपने बगल में मिस्टर चैन को बिना कपड़ों के देखकर शर्मा जाती है और कहती है कि ये क्या हो गया। एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है और इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि हम लोगों ने ये क्या कर लिया। तभी मिस्टर वांग आते हैं और ये मिस्टर वांग को भी देखकर इधर उधर छुपना शुरू हो जाती है जैसे कि इसने कोई क्राइम कर दिया हो। यहाँ ये अपने दोस्त से कहती है कि देखो जब भी मिस्टर चैन आएंगे मुझे बता देना, मुझे बस छुपना है, मैं उसे देखना नहीं चाहती। तभी मिस्टर चैन आने वाले होते हैं और ये फटाफट यहाँ से भाग जाती है। तो ये सवाल करते हैं कि रुचि कहाँ है, तो वो कहती है पता नहीं वो कहाँ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये फैक्ट्री में ही सो जाती है और वो घर नहीं जाती। मिस्टर चैन देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि ये अपना सामान पैक करने लग जाती है। तभी मिस्टर चैन आते हैं और मिस्टर चैन को देखकर दोबारा से अपने रूम का दरवाजा लगा लेती है। मिस्टर चैन कहते हैं 3 दिन हो चुका है, तुम फैक्ट्री में भी मन लगाकर काम नहीं कर रही हो, ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें काम डाउन होने की जरूरत है, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ये सब सुनकर इसे बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस्ड फील होता है कि ये इसे क्या हो गया है, ये इतना ज्यादा क्यों शर्मा रही है, और ये अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट सीन में हम इसे इसकी बच्ची के साथ देखते हैं और ये दोनों लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ बेटी कहती है कि मम्मा डैडी कहाँ है, डैडी एवरी वीकेंड पे मेरे साथ घर पर डिनर करते हैं, वो कभी भी स्किप नहीं करते, उन्हें यहाँ बुलाओ, वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, कहीं आप दोनों का डिवोर्स तो नहीं हो रहा ना। ये सब सुनकर ये कहती है नहीं नहीं बाबू ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तुम ये बताओ क्या तुम चाहती हो कि वो अंकल तुम्हारे डैड बन जाए जिंदगी भर के लिए। तो ये कहती है हाँ मैं चाहती हूँ कि वो मेरे डैड बन जाए, आपको पता है मैंने इतना अच्छा डैड कहीं नहीं देखा, वो मुझे मेरा फेवरेट स्नैक ला कर देते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे कॉल पर बात करते हैं एंड मुझसे बहुत हंसी मजाक करते हैं। मेरे दोस्तों के भी डैड ऐसे नहीं है। तो ये कहती है डोंट वरी, वही तुम्हारे डैड बनेंगे, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तभी रेडियो पर न्यूज बजता है। न्यूज में ये सुनती है कि हांगकांग से वापस आने वाले रोड पर बहुत सारे कार डैमेज हो गए हैं एक्सीडेंट की वजह से। ये सब सुनकर ये डर जाती है और इसकी हलक सूखने लगती है। ये फटाफट से उसे कॉल लगाती है लेकिन नंबर स्विच ऑफ होता है और ये बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। बेटी फिर से सवाल करती है कि मॉम डैड वापस आएंगे ना, तो ये कहती है हाँ। तभी अचानक से शीशे का ग्लास भी गिरकर फूट जाता है जो कि अपशगुन का साइन होता है। ये नंगे पैर ही रोड पर भागती है उसे पुकारते हुए कि तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो ना। इसे बहुत ही ज्यादा एंजाइटी आ रही होती है, ये ठीक से चल भी नहीं पाती और रोड पर गिर जाती है। तभी अचानक से ये मिस्टर चैन को अपने आंखों के सामने देखकर हैरान होती है और दौड़ कर जाती है उसके पास और उसे गले लगा लेती है। यहाँ वो बैठकर रोने लग जाती है क्योंकि एक पल के लिए उसे लगा था कि शायद उसने खो दिया है मिस्टर चैन को। मिस्टर चैन कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था, बारिश होने लग गई थी। ये कहती है तुम्हारा फोन कैसे स्विच ऑफ हो गया, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, ऐसे अजीबोगरीब न्यूज सुनकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई। ये इसे फाइनली यहाँ पर बोलती है कि उस दिन मैं तुम्हें इतना ज्यादा अवॉइड इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी, मैं डिवोर्स्ड वुमेन हूँ ना, मुझे शर्म आ रही थी, मैं तुमसे आंखें नहीं मिला पा रही थी, नहीं तो मैं तुमसे उतना ही ज्यादा प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मेरी बेटी भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम आज के बाद ऐसे कभी नहीं जाओगे। जिसके बाद मिस्टर चैन चश्मा निकाल कर इसे फटाफट किस करते हैं। रात के वक्त मिस्टर चैन इसके पैरों में तेल लगाते हैं क्योंकि ये रोड पर चलते वक्त गिर गई थी, इसके पैरों में चोट लग गई थी ना। ऑयल लगाते हुए ये इसके साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं कि हमारे बीच सब कुछ हो गया लेकिन तुमने अभी तक मुझे आई लव यू नहीं बोला है, तो वो मैजिकल वर्ड कब बोल रही हो। तो ये कहती है लड़कियां ऐसी बातें नहीं बोलती। यहाँ पर ये इसे दोबारा से किस करते हैं और सबसे पहले आई लव यू बोलते हैं, जिसके बाद ये लव यू टू बोलकर गले लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो कंपनी जो लोग कॉपी कर रहे थे यानी कि मान ली की कंपनी, वो पूरी की पूरी बैंकक्रप्ट हो जाती है और ब्लॉक लिस्ट कर दी जाती है और ये न्यूज में भी आ जाता है। दूसरी तरफ हम मान ली को देखते हैं जिसकी कंडीशन भिखारियों जैसी हो जाती है और तो और वो यहाँ रुचु के एक्स हस्बैंड और उसके सासू माँ की केयर कर रही होती है और एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है। यहाँ एक्स हस्बैंड तो सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग में होता है और ताश वगैरह खेलता है और यहाँ सासू माँ की डिमांड होती है कि उन्हें कलरफुल टीवी चाहिए। तो वो कहती है कि तू बुढ़िया हो गई है, दिन रात रेडियो सुन और यहाँ पर सो, इलेक्ट्रिसिटी फ्री के
नहीं है, मैं तेरी खातिरदारी भी करूँ और तेरे लिए टीवी एंड रेडियो भी ला कर दूँ। यहाँ एक्स हस्बैंड भी इससे फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और कहता है मैं फालतू का तुम्हें कैपेबल लड़की समझता था, तुम तो एक नंबर की नालायक लड़की हो, तुमसे अच्छे तो मेरी एक्स वाइफ ही थी, देखो वो कितनी ज्यादा टैलेंटेड है और कितनी आगे बढ़ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग आते हैं भीख मांगने के लिए रुचो और उसके हस्बैंड के पास। यहाँ सासू माँ कहती है कि वो वुमन बहुत ही ज्यादा अंधी है, वो कुछ भी कर सकती है पैसों के लिए, वो मेरी माँ को भी मारती है, प्लीज हमारी मदद करो। तो ये कहती है कि तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोगों ने मुझे अपने हाथों से घर से धक्के मार कर निकाला था ना नालायक बोलकर, तो यहाँ किस मुंह से मदद मांगने के लिए आए हो। तभी यहाँ पर इसकी प्रेजेंट वाइफ मान ली आती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, अब तुम मेरे साथ हो तो वापस उसके पास क्यों जा रहे हो, क्या तुम एक नंबर के लालची हो, पहले तुमने मुझे बर्बाद किया फिर उसके बाद वाइफ के पास जा रहे हो। यहाँ ये दोनों लोग आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं और मानली कहती है प्लीज मेरी मदद करो, इसने पहले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की और अब ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो ये कहती है कि ये तुम्हारा चॉइस है, ऐसा कहकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इसे देखते हैं कि ये अपनी कंपनी की ओनर तो होती ही है और सभी लोगों को एक अच्छे एथिकेट सिखाती है। कहती है मेरे कंपनी में मुझे एक लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और वो है धोखेबाज लोग, मुझे अगर किसी भी किस्म का क्राइम पता चलता है तो मैं उस इंसान को जेल भिजवा दूंगी, अदरवाइज हम लोग एक फैमिली की तरह यहाँ रहना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में ये मिलती है मिस्टर वांग से और कहती है कि तुमने ये जो कपड़े पहने हैं तुम्हारे ऊपर बहुत सूट कर रहा है और इसे अपने कंपनी के कुछ % शेयर्स भी देती है। कहती है कि तुम डिजर्व करते हो। यहाँ वो उसके सूट की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम इसमें काफी हैंडसम चार्मिंग मैन लग रहे हो, एकदम जेंटलमैन। नेक्स्ट सीन में ये आती है अपने कमरे में, अपना कमरा सजा हुआ देखती है और ऐसा देखकर ये काफी ज्यादा खुश होती है और तभी एंट्री होती है मिस्टर चेन की, जो कि इसके लिए गुलाब लेकर आते हैं। ये इसके हाथों पर कांटों के निशान देखती है और कहती है तुमने इस गुलाब के लिए अपने हाथों पर चोट लगा लिया, तो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। रियल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज को खत्म करती है और कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी था, तुमने तो साइन कर दिया, अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया। ये कहता है ये तो हमारी कहानी की शुरुआत है एंड देन इसे डायमंड रिंग से शादी के लिए प्रपोज करता है और बस इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।